जब जब कोई नया क्राइम होता है तो हमें लगता है कि इससे ज़्यादा और खौफनाक क्या हो सकता है। बट फिर अचानक से एक नया क्राइम होता है एंड हमें ये पता चलता है कि जो पीछे क्राइम हुआ था वो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। वो इतना दिल दहला देने वाला होता है कि उसके बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हैदराबाद एक ऐसा शहर जो कि अपने रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, जहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। एक ऐसा जगह है हैदराबाद में वेंकटेश्वर कॉलोनी, जो कि काफ़ी शांत स्वभाव का, बट वहाँ पे एक ऐसा खौफनाक क्राइम होने वाला था जिसका किसी को खबर भी नहीं था। एक बंद दरवाज़ा जिसके पीछे एक हॉरिफाइंग ट्रेजेडी सामने आने वाला था, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हो। एंड वो इतना दिल दहला देने वाला था कि उसे सिर्फ कोई क्राइम थ्रिलर मूवी में ही सोच सकता है। बट ये सब रियल था। मीरपीट एक हैदराबाद का छोटा सा शहर, जहाँ वेंकटेश्वर कॉलोनी के एक घर में गुरुमूर्ति अपनी वाइफ वेंकट माधवी के साथ रहता था। उन्हें वहाँ रहते हुए काफ़ी साल हो चुके थे। काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे थे वो। उनके 2 बच्चे भी थे, काफ़ी खुश। एंड उनके पड़ोसी जो बेखबर थे कि एक्चुअली में उन बंद दरवाज़ों के पीछे क्या तूफान टूटने वाला था। क्या वह उन दोनों के बीच का प्यार था, या गुरुमूर्ति के मन में कुछ ऐसा हॉरिफाइंग चलना जिसने उसे इस अनइमेजिनेबल एक्ट को करने के लिए इंस्पायर किया था। इट्स बीन 13 ईयर्स वो अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार रहे थे। उस शांत घर में जल्द ही वायलेंस का एक ऐसा अनइमेजिनेबल एक्ट होने वाला था जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, ग्रेवसम था, एंड किसी आम इंसान के लिए सोच पाना काफ़ी मुश्किल कि आखिर ये हुआ क्या। यह सब 15 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ, जब एक छोटा सा बहस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। क्या कहा गया, क्या किया गया, ये किसी को नहीं पता। बट हमें ये पता है कि उस बहस में एक इंसान की जान गई। बट कहानी यहाँ पे एंड नहीं होता। इनफैक्ट इसके बाद एक ऐसा ब्रूटल एक्ट होने वाला था जिसने कि एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर्स को भी चौंका दिया था। द हैदराबाद हॉरिफाइंग केस ऑफ एक्स आर्मी मैन हु मर्डर्ड हिज वाइफ एंड कट द बॉडी पार्ट एंड बॉइल्ड इन अ कुकर। हेलो गाइस, दिस इज मासूम जफर एंड एज आई से POV मैटर्स। पुट्टा गुरुमूर्ति एक 39 साल का एक्स आर्मी ऑफिसर जिसने अपना 20 साल अपने देश को दिया एंड रिटायर हुआ एज अ सूबेदार। आफ्टर रिटायरिंग एज अ सूबेदार उसने DRDO ज्वाइन किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन कंचनबाग हैदराबाद। जो कि अपनी 35 साल की वाइफ वेंकट माधवी और 2 बच्चों के साथ मीरपीट के एक छोटे से जगह वेंकटेश्वर कॉलोनी में रहता था। गुरुमूर्ति एंड माधवी की शादी 2012 में हुई, तो इट्स बीन 13 ईयर्स एंड दे वर लिविंग हैप्पीली। तो फॉर फैमिली एंड सोसाइटी के लिए वो काफ़ी अच्छी फैमिली थी। इन दोनों का ही नेचर इतना अच्छा था कि सोसाइटी में किसी भी इंसान को इनके बीच होने वाले छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं चलता था। बट कुछ तो ऐसा था जो इनके बीच अनयूजुअल हो रहा था, जो किसी को पता नहीं चल रहा था, नॉट इवन देयर ओन फैमिली। इट वॉज ऑल स्टार्टेड ऑन 13 जैन 2025, जब उनके बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है फॉर द नेक्स्ट डे 14 जैन। 14 जैन जिस दिन पोंगल मनाया जाना था, एंड इन साउथ इंडियन कल्चर पोंगल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फॉर विच माधवी को अपनी बहन के घर जाना था पोंगल मनाने के लिए, बट गुरुमूर्ति ये नहीं चाहता था। तो उनके बीच में बहस स्टार्ट होने लगी एंड उसके बाद गुरुमूर्ति अपने बच्चों को उसकी मौसी के घर भेज देता है, बट वो माधवी को मना कर देता है एंड उसे जाने नहीं देता है। माधवी अपने घर वालों से रेगुलर बेसिस पे फ़ोन पर बात करती थी, बट उसने इस बारे में, इस बहस के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे लगा होगा कि शायद सब चीज़ ठीक हो जाएगा। 16 जैन 2025 इट वॉज द लास्ट डे जब माधवी ने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात किया होगा, एंड उनके घर वालों को ये नहीं पता था कि ये उनकी बेटी के साथ आखिरी बात है। 17 जैन 2025 माधवी और उनके पेरेंट्स के बीच में कोई बात नहीं होती, जिसके कारण
उसके पेरेंट्स गुरुमूर्ति को कॉल करते हैं, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो भी नहीं हो पाता। 18 जैन 2025 माधवी वॉज स्टिल अनरीचेबल, जिसके वजह से माधवी के पेरेंट्स अपने दामाद के घर आ जाते हैं एंड वहाँ पे वो देखते हैं कि माधवी तो घर पर है ही नहीं, जिसके वजह से उनको परेशानी होती है। एंड उसके बाद गुरुमूर्ति सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से उनके बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ एंड उसके कारण माधवी गुस्सा हुई और घर से चली गई। काफ़ी ट्राई करने के बाद गुरुमूर्ति एंड माधवी के पेरेंट्स को माधवी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिससे उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड वो गुरुमूर्ति से बोलते हैं कंप्लेन फाइल कराने के लिए। एंड गुरुमूर्ति माधवी के पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है एंड मिसिंग कंप्लेन फाइल कराता है। एंड गुरुमूर्ति पुलिस वाले को वो सारी बातें बताता है जो कि उसने माधवी के पेरेंट्स को बताया था, जिसको सुनकर पुलिस माधवी का मिसिंग कंप्लेंट फाइल करते हैं एंड उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, जिसके वजह से उसे ढूंढने में वो लापरवाही करते हैं। 21 जनवरी 2025 अभी तक माधवी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है एंड यही 22 जनवरी 2025 को भी होता है कि स्टिल माधवी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब ये बात पुलिस वालों को बॉदर करने लग जाती है कि आखिरकार अभी तक माधवी वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि अगर गुरुमूर्ति के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो उसने ये बताया था कि वो गुस्सा होकर घर से बाहर गई एंड अगर गुस्सा होकर घर से बाहर गई है तो अभी तक माधवी को वापस आ जाना चाहिए था, बट वो अभी तक नहीं आई, जिसने पुलिस के मन में कंसर्न पैदा कर दिया था एंड उन्हें लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो दोबारा गुरुमूर्ति को बुलाते हैं फॉर पूछताछ एंड माधवी के रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। ऑन 22 जनवरी पुलिस पहुंचती है वेंकटेश्वर कॉलोनी। वहाँ वो सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं एंड वहाँ पे उन्हें कुछ अजीब लगता है, क्योंकि 14 जनवरी को माधवी एक बार घर से बाहर जाती है एंड वो वापस घर आ जाती है, बट उसके बाद वो कभी बाहर जाते हुए नहीं दिखाई देते। कुछ सीसीटीवी कैमराज इस तरीके से लगे हुए थे कि पॉसिबिलिटी था कि माधवी किसी और रास्ते से गई हो एंड सीसीटीवी कैमरा ने उसे कैप्चर ना किया हो, बट हो सकता है कि माधवी बाहर ही नहीं गई हो एंड अगर वो बाहर नहीं गई हो तो फिर कहाँ गई। ये बात पुलिस वालों को काफ़ी सता रही थी। उसी समय पुलिस वाले एक और चीज़ गौर करते हैं कि गुरुमूर्ति अपनी वाइफ के लिए इतना वरी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान की वाइफ अगर मिसिंग हो तो उसको परेशान होना बनता है एंड इस वजह से पुलिस वालों को गुरुमूर्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक होता है। इसके वजह से वो गुरुमूर्ति को कस्टडी में लेते हैं एंड उससे सीरियस पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। एंड दिस वॉज द मोमेंट जब गुरुमूर्ति मेड ब्लंडर, क्योंकि अगर किसी इंसान के साथ सच में कुछ हुआ होता है तो उसे हर एक चीज़ अच्छे से याद होता है, बट गुरुमूर्ति ने जो पहला स्टेटमेंट दिया था एंड अब जो वो स्टेटमेंट दे रहा था, दोनों ही मिसमैच कर रहा था, जिसके वजह से पुलिस वालों को उसके ऊपर और ज़्यादा शक होता है एंड गुरुमूर्ति के खिलाफ वो सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एट द एंड गुरुमूर्ति के खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब इस डिस्टर्बेंस के वजह से एंड काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के वजह से गुरुमूर्ति पुलिस वालों को कहता है कि मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ कि मैंने ये अंजाम कैसे दिया, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। पुलिस की टीम गुरुमूर्ति के साथ उसके घर पहुंचती है, पर जब वो घर पे पहुंचने के बाद घर को देखती है तो घर को देखने से ऐसा नहीं लग रहा होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ। बट गुरुमूर्ति बताता है कि जो उसने बहस वाली बात बताई है वो पूरी की पूरी सच है। एंड उसके बाद क्योंकि बहस काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके वजह से गुरुमूर्ति काफ़ी गुस्सा हो जाता है एंड गुस्सा होने के कारण वो माधवी पर हाथ उठा देता है एंड जोश में होश खो देता है, जिसके वजह से वो माधवी का गला दबाने लग जाता है एंड गला दबाते समय माधवी उसे छुड़ाने की भी कोशिश करती है, बट छुड़ा नहीं पाती, जिस कारण ज़्यादा तेज़ गला दबाने की वजह से माधवी की मौत हो जाती है। जैसे ही माधवी की मौत होती है गुरुमूर्ति घबरा जाता है, वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब पुलिस उसके साथ क्या करने वाली है। लाश के पास बैठा रहता है, वो सोचता रहता है कि अब वो इस लाश को कैसे खाने लगा। हियर कम्स द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग।
हर क्राइम 2 बार पैदा होता है, एक बार दिमाग में एक सोच के रूप में एंड दूसरी बार रियल लाइफ में एक काम के रूप में। बट इन दोनों के बीच में फ़र्क सिर्फ यह है कि कोई इंसान इसके कॉन्सिक्वेंसेस को कितना इग्नोर करने की हिम्मत रखता है। एंड दिस इज़ वॉट गुरुमूर्ति डिड। उसने सोचा कि इतने बड़े बॉडी को अगर वो घर से बाहर लेके जाएगा तो हो सकता है सोसाइटी वालों को पता चल जाए। तो उसने तय किया कि वो बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, जिससे उस बॉडी को ठिकाने लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये था कि हो सकता है बॉडी स्मेल करने लग जाए। अब गुरुमूर्ति वो करने की सोचता है जिसे सुन पुलिस ऑफिसर्स भी घबरा जाते हैं। गुरुमूर्ति बताता है कि वो बॉडी को बाथरूम में लेके जाता है एंड उसके छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है एंड साथ ही मांस और हड्डियों को अलग अलग भी करता है एंड किचन में रखे हुए कुकर के अंदर उस पीसेस को डाल के उबालना स्टार्ट कर देता है एंड उस हड्डियों को भी उबालता है एंड उबालने के बाद उसको ग्राइंडर की मदद से पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये वो जब तक करता है जब तक कि पूरी बॉडी उबल के उसको ग्राइंड करके पाउडर में कन्वर्ट नहीं कर देता। काटता है, उबालता है, फिर पीसता है, काटता है, उबालता है, पीसता है। ये वाक़या वो पूरे 72 घंटे तक करता है, फ्रॉम 16th Jan to 18th Jan, टिल उस दिन तक जिस दिन माधवी के पेरेंट्स उसके घर आने वाले थे एंड इस दौरान उसके बच्चे उसकी मौसी के घर पे थे। उसके बाद गुरुमूर्ति पुलिस टीम को पास ही एक झील में लेके जाता है जिसका नाम जिल्ले लाकुड़ा झील होता है एंड वो बताता है कि किस तरीके से उसने उस मांस को उबाला एंड हड्डियों को पाउडर बना के इस झील में बहा दिया है। फिर तुरंत ही पुलिस गुरुमूर्ति को अरेस्ट कर देती है एंड वहाँ पे छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन पीसेस या पाउडर इतने बारीक थे या छोटे थे कि वो पानी के साथ बह के इधर उधर हो चुके थे, जिसके वजह से गुरुमूर्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। एंड सबसे हैरान करने देने वाली बात ये थी कि अभी भी पुलिस वालों ने ये केस एज अ मिसिंग केस ही दर्ज कर रखा होता है एंड ये वाजिब भी है क्योंकि गुरुमूर्ति ने एक्सेप्ट तो किया था जुर्म, बट अभी तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था एंड क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला था, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, कोर्ट ने पुलिस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके बाद गुरुमूर्ति के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए पुलिस उसके घर पहुंचती है, बट क्योंकि घर को क्राइम करने के बाद इतने अच्छे से उसने सफाई कर रखी होती कि वहाँ पे गुरुमूर्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो घर की माइक्रो लेवल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं एंड दे हैव कलेक्टेड ह्यूमन टिश्यू फ्रॉम बाथरूम एंड विच आर बीइंग सेंट फॉर DNA प्रोफाइलिंग। एंड इसके बाद केस को चेंज भी करते हैं क्योंकि पहले जो केस लिखा हुआ था वो एज अ मिसिंग कंप्लेंट था एंड अब जो था उसको मिसिंग पर्सनस के केस से चेंज करके मर्डर एंड डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के केस में कन्वर्ट कर देगा। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब तक इस तरीके से क्राइम्स होते रहेंगे एंड कब तक इसी तरीके से जान जाती रहेगी, क्योंकि हर बार हम ये सोचते हैं कि ये क्राइम हद है, मतलब इससे ज़्यादा ब्रूटल और क्या हो सकता है। बट वही नेक्स्ट क्राइम ऐसा हो जाता है, इतना ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है कि जो पीछे वाला क्राइम है वो हमें बहुत छोटा सा दिखाई देने लग जाता है। तो इसके पीछे एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या सिस्टम है या हम हैं? इनफैक्ट लोग उस घर को देखने आ रहे हैं इसलिए नहीं कि उन्हें क्राइम के रिलेटेड कुछ जानना है या फिर क्राइम के रिलेटेड कुछ करना है, सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए या रील बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज कि उनको थोड़ा सा फेम चाहिए या फिर थोड़ा व्यूज़ चाहिए। एंड साथ में जिस झील में उस बॉडी पार्ट्स को डिग्रेड किया गया था वहाँ पर भी वो रील बना रहे इसलिए कि हो सकता है उसका रील चल जाए, वो थोड़े फेमस हो जाए, किसी को क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये सारी चीज़ें ये बताता है कि इसके पीछे ये जो क्राइम्स हो रहे हैं एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल हम हैं? इस केस के रिलेटेड कोई सवाल है, मन में कोई भी दुविधा आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।